जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्वी सिंहभूम में सिलिकोसिस बीमारी से एक आदिम जनजाति मजदूर की मौत, अब तक 31 की जा चुकी है जान। पूर्वी सिंहभूम में शनिवार दोपहर आदिम जनजातीय समुदाय से आने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। वह चकुलिया स्थित डोमरो गांव का रहने वाला था। मृतक का नाम भोंदा सबर है। वह पिछले 2 वर्षों से सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित था। मृतक के परिवार में उनके माता पिता समेत पत्नी और 4 बच्चे हैं। वह धालबुमगढ़ स्थित कृष्णा एवं कृष्णा उद्योग में 2011 से 16 तक कार्यरत था। मौजूदा समय में इस कारखाना में 600 से अधिक प्रवासी और स्थानीय मजदूर कार्यरत रहे हैं, लेकिन अब तक 31 मजदूरों का सिलिकोसिस से असमय निधन हो चुका है। इसका खुलासा ओसाइस इंडिया संख्या की आंकड़ा से हुआ है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम के लीगल सेल प्राप्त सूचना को माने तो साल 2018 में 1 से 6 दिसंबर के बीच 18 मजदूरों की सिलिकोसिस जांच की गई थी, जिसमें भोंदा सबर समेत कई मजदूर सिलिकोसिस संक्रमित पाए गए थे। भोंदा सबर के पहले भी कई मजदूरों की मौत सिलिकोसिस से हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से अब तक उन परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला। अब तक संस्था में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा एक्सरे, प्लेट, ILO वर्गीकरण जाँच से 128 सिलिकोसिस संक्रमित मजदूर को चिन्हित किया गया है। इन सभी मजदूरों का एक्सरे, प्लेट, डिजिटल समेत 15 दिसंबर 2023 को MGM हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को भेज दिया गया था, लेकिन सिलिकोसिस चिन्हित करने को जिस बोर्ड का गठन किया गया था, उन्होंने सिर्फ मृतक कुणाल कुमार सिंह और जगन्नाथ पातर का प्लेट ही जांच किया। अन्य किसी का एक्सरे, प्लेट जांच नहीं किया गया। अब तक धालबुमगढ़ में सिर्फ मृतक कुणाल कुमार सिंह के आश्रितों को 4 लाख और मजदूर जगन्नाथ पातर को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिली। हालांकि यह रकम प्राप्त होने के बाद ही जगन्नाथ पातर का देहांत हो गया। शेष रकम के लिए ओसाइस इंडिया संस्था प्रयासरत है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया में हाथियों का आतंक, बीते 6 घंटे में 2 की ली जान। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। दरअसल बीते 6 घंटे के भीतर चकुलिया वन क्षेत्र में दीघी एवं चौटिया गांव में जंगली हाथियों के चपेट में आने से 2 वृद्ध की जान चली गई। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय वकील टुडू और 74 वर्षीय बासो हांसदा के रूप में हुई है। पहली घटना दीघी गांव की है, जहां जंगली हाथियों के झुंड ने एक मिट्टी के घर को धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे घर के अंदर सो रही वृद्ध महिला बासो हांसदा की मौत मिट्टी की दीवार के नीचे दबने से हो गई। जानकारी के मुताबिक जंगली हाथियों का झुंड जब गाँव में पहुँचा तो घर में सो रहे वृद्ध के दामाद को इसकी आहट मिल गयी। इसके बाद वह घर से बाहर निकल कर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन हाथियों का झुंड भागने की बजाय उसके घर पर हमला करते हुए दीवार को धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे घर के अंदर सो रही वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना पूर्वी सिंहभूम के बाड़ामारा पंचायत स्थित चौटिया गांव की है, जहां रविवार सुबह वकील टुडू नामक एक वृद्ध को जंगली हाथियों का झुंड ने मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक शौच करने के लिए अपने घर के बाहर गया था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जंगली हाथियों का झुंड दिखाई दिया, जिसे देखकर वह भागने लगा, लेकिन हाथियों ने उसे दौड़ाकर मार डाला। मृतक के बेटे की 1 साल पहले ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। फिलहाल उसके घर में बहू और पोते पोतियां हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 गांव के 2 लोगों की मौत हो जाने से ग्रामीण में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद आक्रोशितों ने चकुलिया बहरागुड़ा सड़क मार्ग पर जाम लगा दी, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम और चकुलिया पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि खबर लिखे जाने तक मान मनोबल जारी था। कौन है संतोष गंगवार, जो होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। झारखंड और तेलंगाना सहित 9 राज्यों में राज्यपालों की नई नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति भवन ने जारी करते हुए बताया कि संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि झारखंड के राज्यपाल रहे CP राधाकृष्णन अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। 1 नवंबर 1948 को बरेली में जन्मे संतोष कुमार गंगवार ने आगरा विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वह वर्तमान में सार्वजनिक उपकरणों की समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री थे। वह 8 बार सांसद रह चुके हैं। आज से 2 माह बिजली संकट झेलने को रहे तैयार। शहर के लोगों को रविवार से लगभग 2 माह बिजली संकट झेलना होगा। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से गोधर सर्किट 1 to 1 व पुटकी ग्रिड में रविवार से 6 दिनों तक मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। 2 अगस्त तक अलग अलग दिन DVC अपने ग्रिड व सर्किट में कटौती कर मेंटेनेंस कार्य करेगी। 28 जुलाई से 2 अगस्त तक मेंटेनेंस कार्य चलेगा। इस दौरान दिन के 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजाना बिजली कटौती की जाएगी। वहीं 3 अगस्त
मदद से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड गोविंदपुर के कांडरा ग्रिड की क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू होगा। शनिवार को JUSNL व JBVNL के अधिकारियों की हुई बैठक में कार्य को लेकर स्थिति की घोषणा कर दी गई है। कांडरा ग्रिड में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने को लेकर होने वाले कार्य के दौरान धनबाद शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जाएगी। 35 से 50 मेगावाट तक बिजली कटौती करने की संभावना है। ऐसे में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल करने के लिए DVC के अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है। इसे लेकर DVC ने मेंटेनेंस कार्य शुरू करने की घोषणा की है। अब इंटर्नशिप के अभ्यर्थियों को 22,000 मिलेगा स्टाइपेंड। कोल इंडिया व उसकी अनुषंगी कोल कंपनियों ने इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोल इंडिया प्रबंधन ने इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्टाइपेंड में वृद्धि की है। कोल इंडिया की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कोल इंडिया व सहायक कंपनियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं कंपनी सेक्रेटरी के पहले वर्ष पास करने वाले इंटर्नशिप नियम में बदलाव किया गया है। स्टाइपेंड की राशि भी बढ़ाई गई है। यह राशि अब 22,000 रूपए प्रति माह कर दी गई है, जबकि इंटर्नशिप की समय सीमा 15 महीने निर्धारित की गई है। सूचना के मुताबिक कोल इंडिया व उसकी अनुषंगी कंपनियों के इंटर्नशिप के लिए 126 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसमें आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा। बता दें कि कोल इंडिया प्रबंधन ने हाल ही के दिनों में अपने कई पुराने नियमों में संशोधन किया है। अनुसूचित कर्मियों की हड़ताल का असर, अंचल से लेकर समाहरणालय तक प्रमाण पत्र से लेकर म्यूटेशन तक का काम ठप। 9 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ के हड़ताल से सरकारी कामकाज पर व्यापक असर पड़ रहा है। जाति, आय, आवासीय म्यूटेशन का ऑनलाइन आवेदन आ रहा है, लेकिन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला कर्मचारी संघ के सदस्य 24 जुलाई से हड़ताल पर हैं। हड़ताल से समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल सहित सभी कार्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप है। हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा असर अंचल प्रखंडों में बनने वाले प्रमाण पत्र पर पड़ रहा है। धनबाद जिला के 11 अंचलों में प्रतिदिन औसतन 1000 से अधिक आवेदन जाति, आय, आवासीय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आता है। प्रमाण पत्रों के अभाव से छात्रों को आवेदन करने में परेशानी हो रही है। छात्र प्रतिदिन अंचल, अनुमंडल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हड़ताल कब तक खत्म होगा। किसी भी तरह के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन को पहले अंचल प्रखंड के सहायक के लॉगिन में जाता है, फिर उसे राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में भेजा जाता है। सभी अंचलों के सहायक अभी हड़ताल पर हैं, इसलिए उसे प्रोसेस नहीं किया जा पा रहा है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 6 दिनों के दौरान 7000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हो चुके हैं। इसी तरह म्यूटेशन के आने वाले आवेदन भी पेंडिंग हो जा रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से छात्रों के बीच छात्रवृत्ति भुगतान का भी मामला फंस गया है। कल्याण विभाग के कर्मी भी हड़ताल पर हैं। छात्रवृत्ति की प्रक्रिया कल्याण विभाग से ही पूरी होती है। शनिवार को समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समक्ष हड़ताली कर्मचारियों ने धरना दिया। धनबाद के विधायक राज सिन्हा धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए नैतिक समर्थक देने की घोषणा की। 2 दिवसीय आनंद मेला में जुट रही भीड़, खूब हुई खरीदारी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति धनबाद शाखा की ओर से होटल सिद्धि विनायक में आयोजित 2 दिवसीय आनंद मेला का उद्घाटन अतिथियों ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत शाखा के सदस्यों ने गुरु वंदना कर की। मौके पर समिति की प्रांतीय अध्यक्ष मंजू बगड़िया ने मेला के आयोजन के लिए सदस्यों को बधाई दी। प्रांतीय अध्यक्ष का स्वागत समिति के जिला अध्यक्ष शारदा बजाज ने पौधा देकर किया। प्रांतीय सचिव धारणा देवरालिया व प्रांतीय कोषाध्यक्ष किरण कोनका का स्वागत समिति के सदस्यों ने किया। मेले में कुल 75 स्टॉल लगाए गए हैं। कई कांडों के आरोपी कांग्रेस नेता शेख गुड्डू रांची से गिरफ्तार। खरखरी बस्ती निवासी कांग्रेस नेता शेख गुड्डू को एसआईटी ने शनिवार को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कतरास थाना में रखा गया है। बताया जाता है कि 1 जून को मधुबन थाना में बमबाजी व फायरिंग मामले के अलावा गत मंगलवार को जमीन कारोबारी दीपक रवानी से रंगदारी मांगने, फिर रात में उसके आवास में गोलीबारी के मामले में वह आरोपी है। यही नहीं, महुदा के रवि शर्मा ने भी शेख गुड्डू के खिलाफ महुदा थाना में केस दर्ज कराया था। शनिवार को वह रांची में था। घर आने के लिए रास्ते में उसे एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे लेकर कतरास पहुंची। कतरास थानेदार अमित कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को एसआईटी ने कतरास पुलिस को सौंप दिया है। बता दें कि जमीन कारोबारी के आवास में बमबाजी व गोलीबारी मामले में धनबाद सांसद ढूलू महतो ने उक्त आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी।
बाइक से 4 किलो गांजा ले जा रहे 2 तस्कर पकड़ाए। तेतुलमारी पुलिस ने क्रीत चौक से कांको जाने वाले मार्ग पर शनिवार की सुबह चेकिंग के दौरान बाइक में 2 बैग में अलग अलग पॉकेट में भरे गए 4 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान ले जा रहे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर से मोटरसाइकिल तथा 2 मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए तस्कर उमाशंकर सिंह उर्फ सूरज जगजीवन नगर सरायढेला तथा दूसरा आकाश शर्मा नूतनडी जगजीवन नगर सरायढेला का निवासी है। उक्त जानकारी बाघमारा डीएसपी आनंद ज्योति मिंज ने तेतुलमारी थाना में प्रेस वार्ता में शनिवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका कौन रिसीवर है इसका अनुसंधान कर रहे हैं। गैंग के पीछे जो भी गिरोह है उसका पर्दाफाश करेंगे। तेतुलमारी पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तेतुलमारी थाना प्रभारी लव कुमार चौधरी के गुप्त सूचना के आधार पर उक्त कार्रवाई की। गिरिडीह के कई होटलों में पुलिस का छापा, कई संदिग्ध लोगों की है तलाश। गिरिडीह जिला प्रशासन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि पुलिस की टीम देर रात शहर के किसी भी होटल में छापा मार देती है। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि अपराधी दूसरे राज्यों से आकर विभिन्न होटलों में रुकते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। इसके अलावा कई होटलों में अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा भी चलाया जाता है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए ही नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद ने देर रात शहरी क्षेत्र के कई होटलों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान होटलों में रुकने वाले लोगों की जानकारी ली गई और होटलों में रखे रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। साथ ही होटलों के एक एक कमरे की भी जानकारी ली गई। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि गिरिडीह पुलिस को कई संदिग्ध लोगों की तलाश है, इसी वजह से होटलों में छापा पड़ा है। बता दें कि इन दिनों आपराधिक घटनाएं शहर में बढ़ रही है। अपराधी बाहर से आकर घटनाओं को अंजाम देकर चले जा रहे हैं। इस वजह से वह कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं, जिसे पकड़ने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने कनक होटल में छापा मारा था। यहाँ से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी, जिसके बाद 16 लड़के लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया था। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए सभी लड़के लड़कियां स्थानीय हैं और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल एसपी दीपक शर्मा को सूचना मिली थी कि कुछ युवक युवतियां गलत मकसद से होटल में ठहरे हुए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द, इनमें झारखंड का नाम भी शामिल। सरकार ने 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है। जानकारी के अनुसार खानों की बिक्री के तीसरे चरण के तहत इन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी को रद्द कर दिया गया है। इनमें एक जम्मू कश्मीर की लिथियम खान भी शामिल है। बोलीकर्ताओं की संख्या निर्धारित से कम होने की वजह से सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। सरकार यह नीलामी फ्रेश ऑप्शन और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए करने जा रही थी। इस संबंध में खान मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार नीलामी रद्द कर दी गई है, क्योंकि खनिज नीलामी नियमों के अनुसार जरूरी संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय ने 14 मार्च को नीलामी के तीसरे चरण में 7 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की बिक्री शुरू की थी। पहली किस्त में 3 से कम बोलियां प्राप्त करने वाले ब्लॉक को इस दौर के तहत अनुसूचित किया गया था। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद संतोष गंगवार ने पीएम मोदी का जताया आभार, बोले नई जिम्मेदारी पर उतरूंगा खरा। संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। शनिवार देर रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल बनाए जाने के बाद संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए नई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जो नई जिम्मेवारी दी है उस पर खरा उतरूंगा। संतोष गंगवार को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा होते ही शनिवार रात ही बरेली में उनके भारत सेवा ट्रस्ट स्थित आवास पर प्रमुख कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया और मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। संतोष कुमार गंगवार ने शनिवार रात करीब 1 बजे पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे जो नई जिम्मेदारी मिली है उस पर खरा उतरूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने हमेशा बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया है, अब राज्यपाल बनाकर मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे लिए नई जिम्मेवारी दी है, उस पर खरा उतरूंगा। बरेली की जनता का आभार, जिसने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर लगातार भरोसा जताया, लगातार अटूट विश्वास और प्यार बनाए रखा। संतोष कुमार गंगवार बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से 8 बार सांसद रह चुके हैं। वे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में संपन्न हुए
लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभाओं के दौरान कहा था कि उन्हें कुछ अलग से स्थान दिया जाएगा। ये बात आज सच हो गया। सड़क खुदाई से पहले गेल कंपनी को दे जानकारी ताकि गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त न हो। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को गेल और डाक विभाग के विभिन्न मामलों की समीक्षा की। गेल के अधिकारियों ने डीसी को बताया कि शहर में कई जगह फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, इस वजह से खुदाई भी की जा रही है। कई जगह गेल की गैस पाइपलाइन भी गुजरी हुई है। खुदाई के दौरान पाइप क्षतिग्रस्त न हो, इसके लिए खुदाई से पूर्व गेल को अवगत कराया जाए। इस पर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि कोई भी कंपनी अगर खुदाई करती है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे ताकि गेल को समय से जानकारी दी जा सके। वहीं डाक विभाग की समीक्षा में वरिष्ठ डाक अधीक्षक ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण से कुछ जमीन मुख्य डाकघर डोरंडा में भी जा रही है। इस पर डीसी ने कहा कि अन्य जगह जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फरार 10 लाख का इनामी उग्रवादी पप्पू लोहरा लातेहार में कर रहा है टेंडर मैनेज। पुलिस की नजर में फरार 10 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी पप्पू लोहरा इन दिनों लोहरदगा में टेंडर मैनेज करने का काम कर रहा है। उसकी इजाजत के बिना कोई टेंडर का पेपर जमा नहीं कर सकता है। लातेहार जिला में टेंडर जिला अभियंत्रण कक्ष या एसपी कार्यालय में पुलिस की सुरक्षा में होता है, लेकिन जब कोई ठेकेदार टेंडर का पेपर जमा करने पहुँचता है तब पप्पू लोहरा के गुर्गे वहाँ पहुँचकर ठेकेदार को फोन कर पप्पू लोहरा से बात करा देता है। इसके बाद भय से ठेकेदार टेंडर का पेपर जमा नहीं कर पाता है और पप्पू लोहरा जिसे चाहता है वही टेंडर का पेपर जमा कर टेंडर ले जा पाता है। पप्पू लोहरा का पूरा नाम पप्पू लोहरा उर्फ सोमेत लोहरा है। उसके पिता का नाम बिरजू लोहरा उर्फ गरजू लोहरा है। वह लातेहार जिले के लातेहार थाना स्थित कोने का रहने वाला है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी में उसका पद जोनल कमेटी मेंबर का है। उसकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड सरकार की ओर से 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। खबर है कि उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लोग या उसके रिश्तेदार वर्तमान में ठेकेदारी में भी सक्रिय हैं। ये लोग जिले में लगभग सभी विभागों में होने वाली निविदा में भाग लेकर काम को मैनेज करने का काम करते हैं। इसके अलावा शहर से लेकर गांव तक जमीन के कारोबारियों को भी बड़ी रकम की वसूली कर रहे हैं। इसके विरोध में जब संवेदक पुलिस के पास शिकायत करते हैं तो पुलिस उक्त संज्ञान नहीं लेती है। इस कारण संवेदक अब जेजेएमपी के खिलाफ शिकायत करना बंद कर चुके हैं। जेजेएमपी का प्रभाव क्षेत्र लातेहार के मनिका व छिपादोहर तक सीमित है। बावजूद इसके पुलिस की पहुंच से जेजेएमपी के उग्रवादी बाहर हैं। जेजेएमपी के पास 2 दर्जन से अधिक युवा ऐसे हैं जो आधुनिक हथियार लेकर चलते हैं। पप्पू लोहरा का सबसे करीबी लवकेश गंजू है, जिसका नेटवर्क शहर में भी फैला हुआ है। लवकेश के पास युवाओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवतियों की भी टोली है जो शहर की गतिविधियों की जानकारी मुहैया कराती हैं। इसका फायदा जेजेएमपी के उग्रवादी उठाते हैं। बताया जाता है कि उग्रवादियों का दस्ता छोटे बड़े वाहनों से चलता है। झारखंड के इन इलाकों में कल से भारी बारिश के आसार। रांची में 27% कम बारिश। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है। बीते 24 घंटे में कई जगह अच्छी बारिश देखने को मिली, तो वहीं राजधानी रांची के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। इस वजह से कल से कई इलाकों में भारी बारिश के अनुमान है। खासकर राज्य के दक्षिणी इलाकों वाले जिले जैसे गुमला, रांची, बोकारो, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के कई हिस्सों में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, तो वहीं कई इलाकों में रास्ते बंद बदतर हो गए हैं। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि रांची में 1 जून से अभी तक 27% कम बारिश हुई। अभी तक के प्राप्त आंकड़ों को देखें तो राजधानी में 1 जून से अब तक 350.3 मिमी बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में 482.3 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। लोहरदगा के चंदवा में शुक्रवार देर शाम प्रखंड में 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से किसानों के चेहरों में चमक लौट आई। पिछले 1 पखवाड़े से प्रखंड में अच्छी बारिश नहीं होने से किसान परेशान थे। धान का बीड़ा व मक्का की खेती बारिश के अभाव से सूखने की स्थिति में आने लगी थी। सावन मास के बाद भी प्रखंड में 5% भी धन रोपनी नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए कुछ किसान संगठनों ने क्षेत्र में सुखाड़ के प्रभाव को लेकर प्रशासन से राहत कार्य चलाने की मांग की थी। बिहार में सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर मानसून वैसे तो कमजोर बना रहेगा, लेकिन पटना सहित कई शहरों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने कल के लिए 19 जिलों में चिटपुट वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इन जिलों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग ने आगामी 30 और 31 जुलाई और इसके बाद बिहार के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से निकलने वाला एक टर्फ लाइन उत्तर बिहार होकर आने की संभावना है। अगर यह एक्टिव होता है तो बिहार के लिए राहत की खबर होगी और झमाझम बारिश की संभावना बढ़ेगी। इस बीच रविवार को गर्मी और उमस का सामना लोगों को करना पड़ा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।